हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस के लेसन नंबर 2 की बुक एक्सरसाइज। एंड द लेसन नंबर 2 इज लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। कौन कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जिसके कारण सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो टू मेन आंसर इज टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन आर, फर्स्ट वन इज टेम्परेचर एंड द सेकेंड वन इज रेनफॉल। दीज आर द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन because rainfall influence the rate of weathering and humus formation। because जो रेन होती है उससे रेट ऑफ वेदरिंग और ह्यूमस फॉर्मेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण सॉइल फॉर्मेशन भी इजिली हो जाती है। सेकेंड पार्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट एनी टू रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन टूडे। कौन कौन से रीजन है जिसके कारण आजकल लैंड डिग्रेड हो रही है। तो द टू रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन आर, फर्स्ट वन इज एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ रही है, जिसके कारण लैंड जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है। डिग्रेड मीन्स खत्म होती जा रही है। सेकेंड वन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। और दूसरा क्या कारण है लैंड डिग्रेडेड होने का, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट है उसे धीरे धीरे काटा जा रहा है, तो जिसके कारण लैंड डिग्रेडेड हो रही है। एंड द फर्स्ट का थर्ड पार्ट इज, वाई इज लैंड कंसीडर्ड एज इम्पोर्टेंट रिसोर्स। लैंड को हम इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों मानते हैं। तो आंसर इज, लैंड इज कंसीडर्ड एज इम्पोर्टेंट रिसोर्स बिकॉज इट कैन बी पुट टू यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। लैंड को इम्पोर्टेंट रिसोर्स मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्योंकि इसे वेरियस पर्पज लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। लैंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि इसका एग्रीकल्चर मीन्स कृषि में यूज करते हैं, फॉरेस्ट जंगल के लिए, माइनिंग प्रोसेस के लिए, हाउस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज को सेट करने के लिए हम लैंड का यूज करते हैं। एंड द फोर्थ पार्ट इज, नेम एनी टू स्टेप दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल। कौन कौन से गवर्नमेंट ने स्टेप आजकल अपनाए हैं जिससे हम प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व कर सकें। There are two major steps taken by government to protect and conserve plant, animal and vegetation are, first one is national parks। national parks बनाए गए हैं। wildlife sanctuaries, biosphere reserves are made to protect our natural vegetation and wildlife। फर्स्ट क्या किया गया है, नेशनल पार्क बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है और बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर मीन्स मैंने जो ऐसे चैप्टर पे पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था, बायोस्फीयर जो लिविंग थिंग्स होंगी बेसिकली प्लांट्स एनिमल, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। एंड द सेकेंड इज अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड टी प्लांटेशन। वन महोत्सव आर ऑर्गेनाइज्ड टू कंजर्व फॉरेस्ट विच इज वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। उसके अलावा वन महोत्सव और जो प्रोग्राम है सोशल फॉरेस्ट्री, ये सब अवेयरनेस किया गया है, जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको भी इसकी वैल्यूज का पता चल पाए। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, सजेस्ट 3 ways टू कंजर्व वाटर। कौन कौन से 3 ways हैं जिसके कारण हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। द 3 ways टू कंजर्व वाटर आर, फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एंड अदर वेजिटेशन टू स्लो द सरफेस रन ऑफ। ज्यादा से ज्यादा अगर हम फॉरेस्ट को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उससे वेजिटेशन एंड अदर वेजिटेशन टू स्लो द सरफेस रन ऑफ, धीरे धीरे उसमें पानी नीचे चला जाएगा जमीन में, जिसके कारण वाटर कंजर्व हो जाएगा। बी पार्ट इज रिप्लेनिशिंग अंडरग्राउंड वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर हम रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस है अंडरग्राउंड वाटर को, उसको रिप्लेनिश कर देंगे तो भी हमारा वाटर कंजर्व होगा। एंड द थर्ड वन इज रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर इन इरिगेशन। जो भी हमारा वाटर का लॉस हो रहा है इरिगेशन में, एंड शिफ्टिंग टू लेस वाटर इंटेंसिव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर।
जो भी हमारा इरिगेशन में वाटर यूज हो रहा है वो कम से कम हम यूज करें, और क्या करें, नए इंटेंसिव मेथड्स एग्रीकल्चर के यूज करें। जैसे मैंने चैप्टर में बताया था, ड्रिप प्रोसेस, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम पानी है वहाँ पर हम ड्रिप प्रोसेस कर दें, या फिर स्प्रेइंग ऑफ वाटर टाइप्स टेक्निक अपनाएंगे तो हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर्स। जो भी करेक्ट आंसर है उसको हमें टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता? जैसे टाइम, सॉइल टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल टेक्सचर वो दिखती कैसी है, ये कोई फैक्टर नहीं है सॉइल फॉर्मेशन का, तो बी इज इनकरेक्ट। तो आंसर कौन सा होगा? नॉट करेक्ट इज सॉइल टेक्सचर। And the B part is, which one of the following method is most appropriate to check soil erosion on steep slope? Soil erosion को चेक करने के लिए कौन सा सबसे मेथड मोस्ट अप्रोप्रिएट है? शेल्टर बेल्ट, मल्चिंग, टेरेरिस्ट कल्टीवेशन। तो सबसे अच्छा जो सॉइल स्टीप होगी वहां पर अगर हम टेरेरिस्ट कल्टीवेशन करेंगे, जैसे अगर हम टेरेरिस्ट बना देंगे बीच बीच में स्टेयर्स टाइप से, तो हम उसके मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड रहेगा स्लोप पे हमारे सॉइल इरोजन ना हो, क्योंकि इस टाइप से स्टेप्स बने होंगे। अगर ज्यादा तेज पानी का बहाव भी आएगा तो स्टेप बाय स्टेप टेरेरिस्ट होने के कारण वो वहां पर ही रुक जाएगा, जिससे सॉइल पूरी की पूरी वहां से रिमूव नहीं हो पाएगी। एंड द थर्ड पार्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कौन सा फैक्टर है जो नॉट फेवर है कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए? जैसे स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज। ये तो सही बात है कि स्विच ऑफ कर देना चाहिए अगर यूज नहीं कर रहे। क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, ये सब यूज करेंगे तो हमारी रिसोर्सेज कंजर्व रहेंगी, मतलब उसको हम फर्दर यूज कर सकेंगे। थर्ड वन इज डिस्पोज पॉली पैक आफ्टर शॉपिंग। जैसे ही आप शॉपिंग करके आए, जो भी पॉली पैक हो उसे बाहर फेंक दें। दिस इज द रॉन्ग रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो सी इज इनकरेक्ट। एंड द नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग हमें करना है। जैसे फर्स्ट दे रखा है लैंड यूज। लैंड यूज प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। लैंड यूज मीन्स उसका हम प्रोडक्टिव यूज करें। ह्यूमस, ह्यूमस इज ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल। जो भी ऑर्गेनिक मैटर टॉप सॉइल पे डिपॉजिट हो जाता है उसे हम बोलते हैं ह्यूमस। रॉक डैम्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अगर हम रॉक डैम्स बना देंगे तो हम सॉइल को इरोजन से बचा सकते हैं। बायोस्फीयर, narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere and hydrosphere. It is known as biosphere. And the last question of this is question number 4. State whether the given statement is true or false. If true, then give the reason. हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहला है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन इंडिया का है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड रीजन है। वो ट्रू है। क्यों है ये ऐसा? क्योंकि वहां पर लैंड जो है वो क्या है, एकदम समतल लैंड है, जिसके कारण प्लेन लैंड है जहां पर सरवाइव करना आसान है और सारे की सारी रिसोर्सेज इजिली अवेलेबल है। सेकेंड इज वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। जो वाटर अवेलेबिलिटी है पर्सन के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे कम हो रही है। ये बात ट्रू है, क्योंकि धीरे धीरे ट्रू क्यों है, क्यों कम हो रही है, इसका रीजन बताना है। तो रीजन होगा बिकॉज वी आर ओवर यूजेज ऑफ द गिवन रिसोर्सेज। क्योंकि हम जितनी भी रिसोर्सेज है उसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसके कारण अवेलेबिलिटी पर्सन पर पर्सन जो है इंडिया में उसकी वाटर की डिक्रीज हो रही है। And the third one is rows of tree planted in the coastal area to check the wind movement is called intercropping. जो रो बना दिया जाता है उसको हम intercropping बोलते हैं। This is wrong, उसे हम बोलते हैं shelter, तो इसलिए ये क्या है, false. Fourth one is human interference and change of climate can maintain the ecosystem. अगर human interfere करे और climate change हो तो हम ecosystem को maintain कर सकते हैं। ये भी statement false है। फॉल्स है क्योंकि इकोसिस्टम को मेंटेन करना है तो ह्यूमन का इंटरफेरेंस कम से कम हो। इकोसिस्टम क्या होगा, एक स्मॉल पार्ट, इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 4 तक ऑफ बुक एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 2। होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।